Good morning, students, and welcome to the new chapter of history, that is nationalism in India. Okay, today we are going to study the nationalism in India, and we are going to discuss that how we were able to drive these Britishers from India, and what was the political, social as well as economic situation of the people in those times when India was under the colonial rule. I hope it is being clear. So today we are going to study about the nationalism in India. ठीक है, the idea of nation state. देखिए, सबसे पहले हम इसके अंदर हमें it is very important to understand that what was the idea of nation state के idea क्या है. So let's start with the studies of. देखिए, idea of nation state means, as we have already studied in the French Revolution in class 9, कि लोगों को ये पता चला कि जो हमें रूल कर रहा है, the person who is ruling us, वो क्या कर रहा है, वो जो रूल करने वाला जो लोग है वो हमें एक्सप्लॉइट कर रहा है और उसके पास में वो कैपेबिलिटीज़ नहीं है, वो कैपेबिलिटीज़ या कहते हैं वो एबिलिटी नहीं है कि वो एक नेशन को लीड कर सके. अंडरस्टूड. सो जब इन फ्रेंच लोगों को ये चीज़ें पता चली एट दैट टाइम व्हाट हैपेंस, तो उन्होंने अपने राइट्स के लिए, ठीक है, और अपने अधिकारों के लिए, राइट्स के लिए, अपनी डिग्निटी के लिए आवाज़ उठानी स्टार्ट करी. फिर धीरे धीरे उन लोगों को ये पता चला कि भाई एक बहुत ज़रूरी है कलेक्टिवली हमें लड़ना, किसके खिलाफ, उन पावर्स के साथ में जो कि हमें रूल कर रही हैं, द पावर्स विच आर रूलिंग आस. तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर आस. तो उसके लिए एक कलेक्टिव आइडेंटिटी की ज़रूरत है. जब तक हमें पता नहीं चलेगा कि हम किसके खिलाफ लड़ रहे हैं, हम किसके खिलाफ हम लोग अपने आंदोलन कर रहे हैं, सबसे पहले. दूसरा, अगर कोई राजा या कोई मोनार्क, कोई ड्यूक या डिक्टेटर, किसी भी के खिलाफ हम लड़ रहे हैं जो कि हमें एक्सप्लॉइट कर रहा है, तो हु इज़ एक्सप्लॉइटिंग अस, तो जब तक हमें ये चीज़ पता नहीं चलेगी तो हम कैसे उसके सामने लड़ेंगे. दूसरी बात, एक अकेला इंसान कभी नहीं लड़ सकता, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई द कलेक्टिव आइडेंटिटी हैज़ टू बी देयर. एक ऐसी आइडेंटिटी देना कलेक्टिवनेस की. कलेक्टिवनेस मतलब यस, you are the people of India, you belongs to this motherland, this the areas under India जो है वो उसकी टेरिटरीज है और ये एक पूरा बड़ा राष्ट्र है. हमारी एक कॉमन आइडेंटिटी है, दैट इज़ इंडियन. हम लोग स्टेट की आइडेंटिटी नहीं मानेंगे, रीजन की आइडेंटिटी नहीं मानेंगे. हम किसकी आइडेंटिटी मानेंगे? हम सिर्फ एक आइडेंटिटी मानेंगे, हमारे नेशन, दैट इज़ इंडियंस, एंड वी हैव टू फाइट आवर मदरलैंड, एंड दैट इज़ द आइडिया ऑफ नेशन स्टेट. और वही एक आइडिया था किसका? नेशन स्टेट का. आई होप इट इज़ बीन क्लियर. जो कि एमर्ज किया गया लोगों के अंदर. हमारे जो पुअर पीपल, जो इलिटरेट पीपल है, उनको ये बताया गया कि यस, अब भी जागिए, फाइट फॉर द नेशन, अदरवाइज दीज कॉलोनियल पीपल विल बी ऑन टू यू एंड एक्सप्लॉइटिंग यू. जैसे ये लोग पहले से एक्सप्लॉइट करते आ रहे हैं वैसे ही ये आपको आगे भी एक्सप्लॉइट करेंगे. एंड दैट वाज द आइडिया ऑफ नेशन स्टेट which has emerged here. Now what happened? अब ये क्रिएट किया गया जो आइडिया ऑफ द नेशन स्टेट था ना, एक आइडेंटिटी वाला, नेशन की वाला, उसके लिए क्या क्या क्रिएट किया गया? सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी एंड बिलोंगिंगनेस. कॉमन आइडेंटिटी मीन्स एक कंट्री की आइडेंटिटी, दैट इज इंडियंस, एंड बिलोंगिंगनेस. बिलोंगिंगनेस मतलब कि भाई तुम, ये जो नेशन है ये तुम्हारा है, यू हैव टू वर्क फॉर दिस नेशन. आपको इस नेशन के लिए काम करना पड़ेगा, आपको इस नेशन के लिए मरना पड़ेगा, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें, बिलोंगिंगनेस की आइडियाज़ जो थे वो इनकलकेट किए गए
किसके अंदर? इंडियंस के अंदर। आई होप इट इज़ बीइंग क्लियर। अब वो कैसे इनकलकेट किए गए, किस तरीके से लोगों के अंदर ये कलेक्टिव आइडेंटिटीज़ को इनकलकेट किया गया? कौन कौन सा था? पहला तो था किसके थ्रू? सिंबल्स के थ्रू। आइकन्स, सिंबल्स, नेशनल फ्लैग्स। सिंबल्स में फ्लैग आ जाता है, सॉरी, नेशनल फ्लैग। आइकन वो जो 3 शेरों वाला आइकन है ना, 3 लॉयंस, ठीक है। एंथम एंड सॉन्ग्स, एंथम्स एंड सॉन्ग्स, ठीक है। एंड मेनी अदर थिंग्स, आइडियाज एंड एलेगरीज। एलेगरी मतलब एक नेशन को एक उसको एक नाम देना, एक एलेगरी देना, एक ह्यूमंस के साथ में उसको रिजेंबल करना। जैसे मरेन एंड जर्मनिया जो थी, वो फ्रांस ने अपनी अपनी एलेगरी बनाई, नाम दिया गया, एक ह्यूमन पिक्चर दी गई एक नेशन को। ऐसे ही हमने हमारे देश में भारत माता वो एलेगरी बनाई, जिससे कि लोगों को पता पड़े कि भारत की जो धरती है वो क्या है? हमारी माँ है। तो दिस टाइप ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसके थ्रू हमने क्या करा? देश कलेक्टिव बिलोंगिंग्स को इनकलकेट किया गया। उसके बाद में एक कंसाइजनेस एमर्ज हुई लोगों के अंदर कि यस, वी आर द कॉमन एंड द कॉमन डेवलपमेंट, common point of development as they are there for us, and commonly and collectively we have to fight for our identity and for our being। देखिए हमें बहुत, ये क्या था, ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है, तो आपको ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है समझना कि एक कॉमन आइडेंटिटी क्यों ज़रूरी है। कलेक्टिवली अगर हम लोग लड़ेंगे तो क्या होगा? हम लोग सामने वाले को भी सप्रेस कर सकते हैं, हम सामने वाले को ये कह सकते हैं यस वी आर वन एंड वी डोंट वांट दैट यू शुड मिंगल इनटू आवर कंट्रीज मैटर, एंड दैट वाज द सेंस थ्रू ऑल दीज थिंग्स वाज इनकलकेटेड इनटू द पीपल को बोली गई। उसके बाद में क्या हुआ? बहुत सारे सॉन्ग्स बनाए गए, है ना, बहुत सारे मूवमेंट्स बनाए गए और बहुत सारी यानी एलेगरीज बनाई गई और बहुत सारी किताबें लिखी गई। लोगों को घर घर जाके गांव-गांव में एजुकेट किया गया कि देखो आपको ब्रिटिशर्स जो हैं किस तरीके से आपको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें लोगों के अंदर डाली गई और यही कारण था कि 1857 का जो रिवॉल्ट जो हुआ वो इसी कारण से हुआ कि पीपल को, लोगों को अपनी ये पता चलने लगी, ये पता हुआ कि यस, लोग ये जानने लगे यस द कॉमन आइडेंटिटी हैज़ टू बी देयर, वी शुड बी कलेक्टिवली फाइटिंग फॉर द राइट्स, सो ऑल सच थिंग्स वाज देयर हियर। नाउ व्हाट हैपेंड? अब अभी तक जो हम लड़ाई लड़ रहे थे 1857 से लेकर द फर्स्ट डिकेड्स ऑफ द 19th सेंचुरी, जब जो भी हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे, तो वो जो लड़ाई थी वो कलेक्टिव लड़ाई नहीं थी। हर एक नया जो लीडर्स जो थे वो एमर्ज हो रहे थे, नए जो लोग हैं वो एमर्ज हो रहे थे हमारी इस लड़ाई के अंदर, ठीक है। अब व्हाट हैपन? जब ये नए लीडर्स जो थे, ये जो हो रहे थे, एमर्ज हो रहे थे, तो ये लोग, इनके पास में कलेक्टिवनेस नहीं थी, वो एकजुट होकर लड़ नहीं रहे थे। उनकी जो सेपरेट मूवमेंट से वो लड़ रहे थे, सेपरेटली वो एक दूसरे के साथ में कभी कुछ छोटे ट्रूप्स आ जाते थे, उनके पास कोई एक प्लान नहीं था, नेशन वाइड प्लान नहीं था। कुछ लोग अलग पंजाब में अलग लड़ रहे हैं ब्रिटिशर्स के खिलाफ, महाराष्ट्र में अलग लड़ रहे हैं और कुछ लोग साउथ में अलग लड़ रहे हैं। तो इनकी एक कलेक्टिवनेस, एक सिंगल बॉन्डेडनेस नहीं थी, जिसकी वजह से जो भी ये मूवमेंट, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट ये लोग स्टार्ट करते थे इन ब्रिटिशर्स के खिलाफ,
तो क्या होता था, वो फेल हो जाता था। ठीक है, प्रॉब्लम्स बहुत सारी थी। अब हमें क्या चाहिए था, एक कॉमन लीडर चाहिए था जो कि एक कलेक्टिव मूवमेंट जो था पूरे नेशन का एक मूवमेंट बनाए, क्योंकि हम कलेक्टिवली लड़ेंगे अपनी आइडेंटिटी के लिए तो हम ब्रिटिशर्स को हरा सकते हैं। तो वो जो एक लीडर जब तक नहीं होता जो पूरे देश को एक सूत्र में बांधे, कलेक्टिवनेस के साथ जब तक वो नहीं लड़ेगा तो ये किस तरीके से हम अपनी फ्रीडम ले सकते हैं। ठीक है, तो उस लीडर की ज़रूरत थी। इट वॉज अ दर्थ नीड दैट सच अ लीडर हैज़ टू बी देयर। तो वो कौन आए, महात्मा गांधी, जिसके बाद जो नेशनलिज्म जो था उस ऑफ इंडिया का, उसने अपनी गति पकड़ने लग गए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स थी, व्हाट वर द प्रॉब्लम्स विच इंडियंस वर फेसिंग ड्यूरिंग द अर्ली 20th सेंचुरी, अर्ली जो 1900 से लेकर 1920 तक जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, हालांकि पहले से बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे, मैं ये नहीं कह रही हूँ, पर इस 20 साल के अंदर ऐसा क्या हुआ जिसके बाद महात्मा गांधी एक एमर्ज हुए एक नेशन लीडर के रूप के अंदर, और सब एक कलेक्टिव आइडेंटिटी के लिए, एक सिंगल आइडेंटिटी के लिए कलेक्टिवली जो हमारे इंडियंस जो हैं वो किस तरीके से लड़े। तो ये सारी चीज़ें, ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस in the next video. I hope it has been clear to you.